मेरा पर्पस बता देते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, जैसे कि वाई आर यू इन दिल्ली। रिवीजन करने के लिए नोट्स निकाले, तो यहाँ पे सब जो मेन पॉइंट है उसके मैंने ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मैंने काफ़ी मेरे जो बुक यूज़ करता हूँ वो रखे। मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया है सिर्फ वही पढ़ता हूँ। इसके कारण मुझे जो नॉर्मली 10-15-20 मिनट में टॉपिक पढ़ना लगता है, तो मैं 1 मिनट में उसका रिवाइज करता हूँ। कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी प्रीलियम नहीं हुआ। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर दी, ज़्यादा प्रिपरेशन और हार्ड कर दिया। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा नॉट ओनली सिविल सर्विस बट ऑल्सो आई क्लियर फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम एग्जाम। सो आफ्टर प्रीलिम आई केम टू दिल्ली एंड गेव मेंस एंड इंटरव्यू फॉर थर्ड अटेम्प्ट बट कुड नॉट क्लियर थर्ड अटेम्प्ट इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है दिलीप देसाई भैया, जो कि 2 बार मेंस के लिए और 1 बार इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या टाइम टेबल था, उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है और उनकी क्या गलतियां थी कि उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इन सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम दिलीप कुमार देसाई है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आज मैं आपको मेरी रूम दिखाता हूँ। तो ये महालक्ष्मी गॉडेस है और श्री राम है। तो मैं थोड़ा रिलीजियस होने के कारण मैं यहाँ पे वो फ़ोटो लगाए हैं। उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद है, आपको पता ही होगा, वो सभी यंग लोगों को मोटिवेशन देते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ देते हैं, तो उनके कोट मैंने लगाए हैं। इसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये पूरा जिस्ट है, पूरा इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पूरा एक जगह लिखा है, जो आपको 1 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ये मैंने प्लस परमेश साइट से मंगवाया है, जिसका ऑथर परमेश सर है। उसके बाद ये मेरा मेंस का टेस्ट शेड्यूल है। अभी 2 मंथ के लिए मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए पूरा मैंने मेंस के जो टॉपिक करने वो लिखे हैं, जो मुझे ट्रैक पर रखे। उसके बाद वन ऑफ द इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर मी, ही इज़ ऑलवेज मोटिवेट मी। सो वेन एवर आई फील डीमोटिवेटेड आई लुक आफ्टर हिम। देन यहाँ पे कुछ कोट लगाए जो हमेशा मुझे मोटिवेट रखे। तो वो सक्सेस इज़ नॉट अबाउट कोइंसिडेंस, इट इज़ अबाउट पैशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लिखा है। उसके बाद ये मेरा ड्रीम है, जो मैं सोचता हूँ कि अब भी मैंने बहुत पढ़ाई की है, तो आई एम कैपेबल टू क्लियर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो मैंने यहाँ पे वो मोटिवेशन के लिए लगाया है। और यहाँ पे मैंने जो IAS ट्रेनिंग सेंटर होता है लबासना में, उसका भी फ़ोटो लगाया है, जो 97 फाउंडेशन कोर्स होने वाला है 2022 को। तो उसके लिए मैंने वो लगाया है। उसके बाद ये पॉल कोली को बुक है जो अल्केमिस्ट, उसमें जो सेंटेंस लिखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हमेशा मुझे इंस्पायर करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद ये हरिवंश राय बच्चन का जो एक कविता है, उसमें उन्होंने जो असफल हुए लोगों उनको हिम्मत देने के लिए और उसके लिए उन्होंने लिखा था। तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जब भी मैं फेल होता हूँ, तो मैं इस कोट को और इस कविता को पढ़ता हूँ। उसके बाद एक पूजा रानावत मैडम है और उनके मतलब स्पीच मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो उनको भी मैंने इंस्पिरेशन के लिए लगाए। उसके बाद ये सब कुछ स्टिकी नोट्स है, जो मुझे लगता है कि जो मैं बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं भूल जाता हूँ, तो वो सब लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे मेरे लिए, जो मेरा पर्पस बता देते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, जैसे कि वाई आर यू इन दिल्ली, और व्हाट इज़ योर गोल इन द लाइफ, और वाई यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, दैट इज़ वुड यू लाइक टू बी कॉमन मैन हु कंप्लेन अबाउट एस्टेब्लिशमेंट, और आर यू गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसके बाद ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मैंने काफ़ी मेरे जो बुक यूज़ करता हूँ वो रखे। उसके बाद ये 2 मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है, पॉलिटिकल है। इसमें से हमें कौन सा कंट्री कहाँ पे उसका लोकेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पिक्चरोग्राफिकल इमेज माइंड में सेट करने के लिए मैंने लगाया है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र का मैप है, ये इंडिया का मैप है, जो यहाँ पे जो जोग्राफिकल लोकेशन सब वहाँ पे दिखे हैं, जो हमें पढ़ाई करते समय अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होता है। उसके बाद मैंने एक स्टिकर इनका भी लगाया, हमारे APJ अब्दुल कलाम का, जो उन्होंने बताया था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको हर रोज़ पढ़े। तो मैं सुबह ये रोज़ पढ़ता हूँ।
उसके बाद तो ये सारा मतलब रूम का कपड़ा वगैरह है। ये मेरा ब्लेज़र है जो मैंने इंटरव्यू के लिए यूज़ किया था, तो वो भी लगा है। और उसके बाद फाइनली ये मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिस्ट है, वहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मतलब स्मॉल वर्ड्स में कोट किया है, तो ये आसानी से हमें रिवाइज करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? हाँ, मेरा नाम दिलीप कुमार देसाई है। मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में से हूँ। मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से की है। 2016 में मैं पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, सो आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो क्या है? मेरे फैमिली का बैकग्राउंड में मिडिल क्लास मतलब फैमिली से आता हूँ। जो मेरे पापा आर्मी में थे, अभी रिटायर हुए, जो खेती करते। मम्मी भी हाउसवाइफ है। जो मेरे 3 सिस्टर में है, उसमें से 2 सिस्टर का शादी हुआ है और एक सिस्टर जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करती थी, उसकी डिप्टी कलेक्टर अभी हो गई है। ओके, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। ओके, सो अगर बात करें आपको कितना टाइम हो गया यूपीएससी की तैयारी करते? यूपीएससी मैंने इंजीनियरिंग के बाद इमीडिएटली शुरू किया था 2016 में, तो अभी 5 साल मेरे हो गए प्रिपरेशन करने शुरू में। ओके, सो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यूपीएससी की तैयारी करना? यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, जैसा कि आपको पता। एक्चुअली मैं जब 3rd ईयर में था तो मेरे पास एक बुक आ गया जो बोलते हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जो रॉबिन शर्मा का बुक है। तो उनमें 2 स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। उसमें लिखा था कि आप क्या करेंगे जो आपकी लाइफ की लीगेसी बिल्ड करेगा, और दूसरा था जो आप उनमें बताया था कि आपको सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, आप क्या सोसाइटी को रिटर्न करेंगे। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहाँ में आपको खुद का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, आपको चांस मिलता है पीपल को एम्पावर करने में, और आपको कुछ रिटर्न सोसाइटी में देने का जो आपका ड्यूटी है वो भी फुलफिल होता है। तो मुझे लगा सिविल सर्विस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर चूजिंग करियर। ओके, सो दिल्ली जब आप आए थे प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको कहाँ से पता चला था दिल्ली के बारे में? दिल्ली में मतलब 2016 के बाद पुणे में गया था प्रिपरेशन के लिए, तो मैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी शुरू कर रहा था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी आ चुके थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पे क्लासेस भी अच्छे, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिल्ली में आ सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि दिल्ली में जाकर ही पढ़ाई करूँगा। ओके, सो दिल्ली में आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करते हुए? दिल्ली में मैं 2016 में आया था, तो 1 साल के लिए जो क्लास मैंने की तो दिल्ली में की थी। तो मुझे लगा कि अभी ज़रूरत नहीं है दिल्ली में रुकने की, बहुत कुछ मालूम हो चुका है क्या होता है। तो मैंने पुणे में जाकर शिफ्ट हुआ और पुणे में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन 2019 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम ली थी स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था, तो उसके थ्रू मैं दिल्ली में अभी आया था स्कॉलरशिप थ्रू। तो अभी 2 साल यहाँ पे रुका हूँ। ओके, सो अगर आपकी बात की जाए आपने कौन सा अटेम्प्ट कब दिया था उसके बारे में बताइए भैया। 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद, लेकिन मेरा प्रीलिम ही नहीं हुआ था। तो 2017 में मैंने पुणे में सेकंड अटेम्प्ट दिया था। प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी, लेकिन थोड़ा प्रेशर और थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी प्रीलिम नहीं हुआ। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर दी, ज़्यादा प्रिपरेशन और हार्ड कर दिया। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा नॉट ओनली सिविल सर्विस बट ऑल्सो आई क्लियर फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम एग्जाम। सो आफ्टर प्रीलिम आई केम टू Delhi and gave mains and interview for third attempt, but could not clear third attempt interview. In fourth attempt as well I clear prelim, but मेंस में थोड़ी दिक्कत हो गई तो मेंस नहीं हुई। तो अभी मैं 5th अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, 5th अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो बात की जाए भैया, जब आपने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आप फाइनल लिस्ट में नहीं आए, तो उनके बारे में बताइए आप। तो उनमें 2 से 3 मेन गलतियाँ थी। जो एक है कि मैंने राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो मुझे क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैं राइटिंग स्लो होने के कारण मेरे बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। तो पहला प्रॉब्लम वही होता है कि आपको मेंस क्लियर करना है, मेंस में अच्छे मार्क आना है, तो आपको पूरा 1750 मार्क के पूरा लिखना चाहिए। तो वो मेरा एक गलती हुआ था। और दूसरा था सोशियोलॉजी के कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, जिसका कारण मुझे पेपर 2 में थोड़े डायनामिक क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके कारण मेरा
इंटरव्यू कॉल तो आया था, लेकिन मुझे जो एडवांटेज चाहिए था ज़्यादा मार्क का, तो वो नहीं था। और तीसरा फैक्टर था कि इंटरव्यू मैंने दी थी अच्छी, लेकिन मुझे मार्क एवरेज आए थे जो 160 थे। और थोड़ा मेहनत होती और थोड़ा अच्छा होता तो मुझे 190 तक मार्क्स आते तो मैं क्लियर हो सकता था। ओके, मेंस में आपके टोटल कितने मार्क्स थे? मेंस को मुझे 713 मार्क्स थे। ओके, और इंटरव्यू अगर 160, सो 873 मार्क्स मिले थे। अराउंड 35 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन कॉल रहेगा। ओके, सो अगर आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते तो मे बी आप फाइनल लिस्ट में आ जाते। जरूर आते। ओके, सो आपने इंटरव्यू में जो कमी थी और जो और भी कमियां थी उनको पॉलिश करने के लिए क्या किया? पहली बात तो ये है कि मैं मेंस की प्रैक्टिस अभी रोज़ कर रहा हूँ मैं। मतलब जितना मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस करोगे वो उतना आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो और उतना आपको मल्टीपल डाइवर्स व्यूज़ आपको रिकलेक्ट होगे, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट रिप्रोड्यूसिंग योर नॉलेज व्हाट यू हैव। सो प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर माई अपकमिंग अटेम्प्ट। एंड सेकेंड इज़ फॉर इंटरव्यू आई एम रीडिंग पेपर वेरी रिगरसली and trying to analyze and inculcate that knowledge so that I will give my diverse opinion on the various issue. ओके, सो जैसा कि आप फाइनल लिस्ट में जब नहीं आए, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब आप फाइनल लिस्ट में नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हुए होगे, तो आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट उस टाइम पे कैसे किया? हाँ, वो तो बात है कि आप फाइनल लिस्ट तक आते जो आपका सिर्फ कुछ मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह जाता है तो बहुत डिमोटिवेट होता है, लेकिन उस समय आपके फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स का जो गाइडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जब फैमिली आपको इमोशनली और फाइनेंशियली अच्छा सपोर्ट देगी तो आपको कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मतलब पहले थोड़ा बहुत मतलब दुख होता है, लेकिन एक बार आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे कमी रह गई, तो इस बार नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका ज़रूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर, कोई नहीं, आप थोड़ा सा और अच्छे से करोगे तो मे भी आप इस बार फाइनल कर लोगे। ओके, सो अगर बात करें भैया ग्रुप स्टडी की, जैसे कि आपके फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए? पहली बात है कि मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आया तो मैं ग्रुप स्टडी में बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था कि इंडिविजुअल स्टडी से अच्छा हो सकता है स्टडी, लेकिन प्रॉब्लम एक होता है कि आप जब ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको डाइवर्स व्यूज़ पता नहीं चलेगा, आपको अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जब आपके फ्रेंड भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको नए नए व्यूज एक ही क्वेश्चन को आपको पता चलेगी, इशू आपका होलिस्टिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप स्टडी का काम बहुत अच्छा आता है। ओके, सो अगर बात की जाए जैसे कि आपका ग्रुप स्टडी है, तो कल को आपके फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, ग्रुप वगैरह नहीं कर पाते हो, तो वो अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में वो घर वगैरह है? नहीं, अभी तो मतलब ये दोस्त सब यही है, हमने यहाँ पर ही रुकने का फैसला लिया है। लेकिन फिर भी आपके पास आपके फ्रेंड नहीं होगा तो आप पीयर रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम में आपके पास, व्हाट्सएप है, आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, एक दूसरे को सेंड करके यहाँ से पीयर रिव्यू लिख ले सकते हैं। उससे आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपको और पॉइंट समझ में आ जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही रहना चाहिए और फिर उसी टाइम आपका ग्रुप स्टडी हो जाएगा। ओके, सो आपके ऑप्शनल की बात की जाए तो ऑप्शनल किस तरीके से सपोर्टिव है यूपीएससी की जर्नी में? हाँ, डेफिनेटली ऑप्शनल इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एंड इट डिसाइड वेदर यू विल गेट गुड रैंक और नॉट, और वेदर यू विल क्लियर और नॉट एग्जाम। सो optional plays fundamental role for civil service exam. So sociology is one of the good option for civil service exam. Score भी average आता है और it's deals with our everyday life. So it's easy to understand what we are learning in the process of this exam. So optional is definitely important role play करता है। So इसके लिए आपको clarity होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और उसके साथ जो सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है एग्ज़ाम में। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करने में। ओके, सो अगर हम बात करें आपके टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी की, तो वो क्या आप फॉलो करते हो? स्ट्रैटेजी तो वैसे एग्ज़ाम की टाइम से मतलब डिपर होते। अभी हमें 4 मंथ एक्स्ट्रा मिले प्रीलियम के लिए जो पोस्टपोन होने के बाद, तो हम अभी 2 मंथ मेंस का जो आपने पढ़ा है तो उसकी रिवीजन करने के लिए, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन लिखने के लिए इन्वेस्ट करने वाले, और जो बचे 2 मंथ है जो प्रीलियम के प्रिपरेशन के लिए हो गए। तो डेली शेड्यूल यही होता है कि सुबह 6 बजे हम उठते, 6 से 7 बजे एक्सरसाइज करते जो इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए। सो 7 से 8 बजे तक आपका डेली रूटीन होता है।
तो पढ़ाई मेरी 8 से शुरू होती है। सो 8 से 1 बजे तक जो 5 घंटे का स्लॉट है, तो उनमें मैं ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ मैक्सिमम। 1 से 2 बजे तो खाना और बाकी सब में जाता है। 2 से 5 बजे में जो आफ्टरनून का सेशन होता है, तो मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है तो उसमें मैं ये करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। शाम को 3rd स्लॉट में जो 5 से 8 बजे होते, तो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ कि जितने ज़्यादा हो जाए उतना मैं आंसर लिखना ट्राई करता हूँ। और शाम को हम आकर डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं आज, और कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम ऐड कर देते हैं कुछ क्वेश्चन में। और जो फाइनल स्लॉट होता है खाना खाने के बाद 8 से 9 से बाद, तो लास्ट 9 से 12 तक हम GS के स्टडी करते हैं जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जैसे कि आप दिल्ली जो सोच के आए थे कि हाँ UPSC की जर्नी में दिल्ली इतना सपोर्टिव रहेगा, तो वो आपने कितना बेनिफिट ले पाए? दिल्ली का 2 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है दिल्ली में प्रिपरेशन करने। एक है जो आपको यहाँ पे माहौल मिलेगा UPSC का, हर कोई लड़का UPSC का प्रिपरेशन करता होगा, तो आप डाइवर्ट कम से कम हो जाएंगे। मतलब आप पुणे में प्रिपरेशन करने हो तो वहाँ पे MPSC करने वाले भी, PSI करने वाले, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत मतलब ऑफिसर भी मिल जाएंगे आपके लाइब्रेरी में, जो IPS है, अभी IRS है, जो फर्दर रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे, तो उनका गाइडेंस पे आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक दैट बेनिफिट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। सो डेफिनेटली दिल्ली हेल्प्स यू फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग क्लियरिटी इन एग्जाम, बट इट्स अप टू यू टू टेक दैट एडवांटेज। यस ओके। सो अगर बात की जाए जैसे कि जो नए एस्पिरेंट हैं जिनको UPSC की तैयारी करनी है, जो प्रीलिम्स वगैरह देंगे, तो उनको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट है जिन पर ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए? मेरे ख्याल से लगता है कि 3 से 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट है आपको क्लियरिटी होना चाहिए आप UPSC क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सर्विस है यहाँ पे आपको पेशेंस लगेगा, आपको डिटर्मिनेशन लगेगा, आपको हार्ड वर्क मिलने के बाद भी कभी कभी फेल्योर आएगा, तो आपको आपका रीज़न पता चाहिए कि आप क्यों एंटर कर रहे सर्विस में, वो आपको मोटिवेशन रखने में मदद करेगा। सेकेंड बात है कि आप पूरा गाइडेंस लीजिए कि क्या एग्ज़ाम डिमांड करते हैं प्रिपरेशन में, और कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल अच्छे हैं और क्या UPSC की रिक्वायरमेंट है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या देना है, कहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड बात ये है कि क्लास को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। क्लास आपने लगाया है तो बाकी जो मेंस दे, इंटरव्यू दे या पोस्ट निकाले, उनसे गाइडेंस लीजिए और आपको रेक्टिफाई करते रहिए। आप मल्टीपल डायरेक्शन से व्यू लीजिए और जो आपको अच्छा लगा वो फॉलो कर दीजिए फिर। ओके, सो अगर लास्ट में हम आपके बजट वगैरह की बात करें तो कितना पड़ जाता है? बजट मतलब हम अभी रूम के लिए रेंट होता है 3500 to 4000 रुपीज़। उसके बाद जो खाना होता है, खाना के लिए 300 to 3500 रुपीज़, एंड फॉर लाइब्रेरी अराउंड 2000 रुपीज़। तो अराउंड आपको 10 से 12,000 तक मंथली बजट लगेगा प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो लास्ट में ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी हो और आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं? मैं सभी लोगों को यही बता दूंगा, मतलब सभी स्टूडेंट को, कि आप जब UPSC एग्ज़ाम के लिए आओगे तो पूरा क्लियर माइंडसेट से आ जाइए और ये सोचकर आ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपको UPSC एक बेहतर इंसान बनाएगी, आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में वो मदद कर लीजिए। सिर्फ आपको यही 3 से 4 चीज़ मतलब ये करने ध्यान देने। एक है कि आप डिटर्मिनेंट रहिए, आप पेशेंट रहिए एंड परसू करते रहिए। लोग क्या बोलते हैं उसको आप मतलब मत सोचे, आपके अपने पर कॉन्फिडेंस रखे, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप आज आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कल दुनिया पूरी आपके कॉन्फिडेंस दिखा देगी। तो वही करना है कि आपको डटे रहना है। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि भैया ने डिटेल में अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या मैंने गलतियां की थी और क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए UPSC की प्रिपरेशन में। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।